हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे का पार्ट नंबर 2 है। अगर आपने इस ड्रामे के पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ आई सजेस्ट पहले आप उनको देख लें सो डैट आपको ये पूरी स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इनको लाइक भी कर दिया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। थैंक यू। इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें यूफिंग को दिखाया जाता है जो कि यांगुओ के रेस्टोरेंट में पहुंचा होता है जहां पर यांगुओ वेट्रेस का काम किया करती थी। तब यूफिंग ऑर्डर कर ही रहा होता है तब वो थोड़ी देर बाद नोटिस करता है कि यांगुओ अपने ख्यालों में खोई हुई है, जिसको वो उसके ख्यालों से निकालता है और बोलता है, मैडम प्लीज मेरा ऑर्डर लिख लीजिए। यहाँ पर यांगुओ उसको माफी मांगती है और बोलती है, जी सर आप बोलिए आपका ऑर्डर क्या है। यहाँ पर यूफिंग उसे ऑर्डर बोलता है जिसमें वो बीफ मीट को ऑर्डर करता है। यांगुओ को यहाँ पर बीफ मीट की स्पेलिंग नहीं आ रही होती है। पहले तो वो बहुत देर तक सोचती है, उसके बाद बोलती है कि क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी लिख लो। जब यांगुओ यूफिंग का ऑर्डर दोबारा कंफर्म करने के लिए बोलती है तब उसमें वो बीफ मीट की जगह पोक मीट बोल देती है। इतना सुनते ही यूफिंग को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि मैंने बीफ मीट मंगाया है ना कि पोक मीट। यहाँ पर यूफिंग यांगुओ से ये भी कंफर्म करने की कोशिश करता है कि क्या उनके रेस्टोरेंट में कैनबेरी का जूस मिलता है। तो यहाँ पर यांगुओ कुछ सोचती है और उसके बाद बोलती है, क्या हमारे रेस्टोरेंट में कैनबेरी का जूस मिलता है। इस पे यूफिंग को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वेट्रेस होने के बाद भी यांगुओ को ये भी नहीं पता है कि उसके मेन्यू कार्ड में क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर यूफिंग यांगुओ के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और मेन्यू कार्ड भी वहीं पर फेंक देता है, जिसको यांगुओ उठाती है और वहाँ पर सॉरी बोलती है उसको। मेन्यू कार्ड दोबारा पढ़ने के बाद यांगुओ यूफिंग को बोलती है कि हमारे रेस्टोरेंट में कैनबेरी का जूस नहीं मिलता है। ये हंस के रिप्लाई देना यूफिंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और बोलता है, तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी अच्छे से नहीं निभाती हो। इतने बड़े रेस्टोरेंट में होते हुए भी तुम्हें ये भी नहीं पता है कि तुम्हारे मेन्यू कार्ड में क्या क्या चीज़ें हैं। यूफिंग जब यांगुओ की क्लास लगा ही रहा होता है तब तक उसका बेस्ट फ्रेंड केजोंग पीछे से आकर खड़ा हो जाता है और यूफिंग से माफ़ी मांगने लगता है कि सॉरी मैं लेट हो गया थोड़ा सा। केजोंग सीट ले लेता है तो यूफिंग देखता है कि यांगुओ अभी भी वहाँ पर खड़ी हुई है। इस बात पर यूफिंग को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो पूछता है कि अब आप यहाँ पर क्यों खड़ी हुई हो। पर यांगुओ यूफिंग से दोबारा माफ़ी मांगती है और उसका ऑर्डर लेने दोबारा अंदर किचन में चली जाती है। यूफिंग को इतना गुस्सा करता देख केजोंग उसे शांत कराने की पूरी कोशिश करता है। यहाँ पर यूफिंग केजोंग को बोलता है, पता नहीं लोग वह कैसे कैसे लोगों को रख लेते हैं वेट्रेस के काम पर जबकि उनको कोई भी काम नहीं आता है। पर केजोंग क्लियर करने की कोशिश करता है कि क्या सारी औरतें एक जैसी होती हैं। तो यहाँ पर यूफिंग उसे एक लुक देता है। ये लोग आपस में एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं तो दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं कि यांगुओ के पीछे उसकी फ्रेंड तोतो पड़ी होती है उसके ब्रेकअप का रीज़न जानने के लिए। पहले तो यांगुओ तोतो को कुछ नहीं बताना चाहती थी, मगर तोतो जब बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करने लगती है तो यांगुओ यहाँ पर सब कुछ सच सच बता देती है तोतो को कि क्या क्या उसके बॉयफ्रेंड ने उसके ब्रेकअप के पीछे रीज़न दिए हैं उसको। यहाँ पर यांगुओ तोतो से एक बात पूछने की कोशिश करती है। उसे बोलती है, मुझे ऊपर से नीचे तक देख, क्या मेरे में फेमिनिटी वाली कोई भी क्वालिटीज़ नहीं है। तो यहाँ पर यांगुओ को कुछ जवाब तो नहीं देना चाहती थी, मगर यहाँ पर जब यांगुओ बहुत ज़्यादा फोर्स करती है तो यहाँ पर तो उसको बता ही देती है कि क्यों वो फेमिनिटी वाली क्वालिटीज़ नहीं रखती है। तो यहाँ पर यांगुओ को रीज़न बताती है कि क्यों वो फेमिनिटीज़ वाली क्वालिटीज़ नहीं रखती है। पहली बात वो ये बोलती है कि जिसकी बहन पैसों के लिए मरती रहती है और छोटी बहन को हमेशा फोर्स करती रहती है कि वो काम करती रहे और पैसा आता रहे, जिस छोटी बहन ने कभी भी कोई भी फालतू खर्चा नहीं किया होता है, जिसने बहुत दिनों से अपने लिए कोई न्यू ड्रेस भी नहीं ली होती है, उस फीमेल से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पर तो यांगुओ को समझाने की कोशिश करती है कि तू टेंशन मत ले, सब कुछ सही होगा। तो यहाँ पर यांगुओ उसको बोलती है, कौन टेंशन ले रहा है। यांगुओ तोतो को बोलती है कि जब तक पुराना जाएगा नहीं तब तक नया आएगा नहीं, तो मुझे ब्रेकअप की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर वो दोनों अपना अपना मूड सही करती हैं और बाहर जाकर यांगुओ फिर से सर्व करना स्टार्ट कर देती है।
दूसरे सीन में दिखाते हैं हमें ये लोग अभी भी बात कर ही रहे होते हैं, तब तक यांगुओ आ जाती है और इन लोगों को सर्व करती है। यांगुओ जब सर्व कर देती है तब यूफिंग उससे पूछता है, मैम थोड़ा रुकेंगी, मैंने आपसे बीफ मीट मंगवाया था, आप पोर्क मीट लेके आई हैं। यहाँ पर यांगुओ यूफिंग को बोलती है, आपने जो भी चीज़ मंगवाई थी मैं बस वही लेके आई हूँ। जब बिल देखा जाता है तो वहाँ पर बीफ मीट की जगह पोर्क मीट लिखा होता है। बस फिर क्या था, इतना ही देखने की देर थी, यूफिंग को फिर से दोबारा गुस्सा आ जाता है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि तोतो की किसी कस्टमर के साथ लड़ाई हो रही होती है, जिसे रोकने के लिए यांगुओ वहाँ पहुँचती है। एक्चुअली ये कस्टमर तोतो को उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए बोल रहा होता है। यहाँ पर वो अपनी सारी क्वालिटीज़ गिनवाने लगता है तोतो को कि मैं कितना अच्छा मैन हूँ। वो बोलता है कि मैं तोतो का हमेशा बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। यहाँ पर यांगुओ उसे समझाने की कोशिश करती है मगर वो नहीं मानता है। तोतो और यांगुओ ने अपनी पूरी कोशिश कर ली होती है और वो कस्टमर फिर भी नहीं मान रहा होता है, तो यहाँ पर तोतो के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो बोलती है कि तुम मैन तो बहुत अच्छे हो मगर मुझे मैन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो फीमेल्स में इंटरेस्ट है। और ये प्रूव करने के लिए वो यांगुओ को किस भी कर देती है। ये सब वहाँ पर बैठे यूफिंग और केजोंग भी देख रहे होते हैं। लौटते वक्त इसी इंसिडेंट को याद करके ये दोनों बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं और एंजॉय भी कर रहे होते हैं। यहाँ पर यूफिंग केजोंग को रोकते हुए बोलता है, अब बस भी कर भाई, कितना हंसेगा। यहाँ पर केजोंग बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोकता है और बोलता है, और सुना भाई, तेरे बच्चे कैसे हैं। यहाँ पर यूफिंग उसको एक्सप्लेन करता है, उनके साथ रहना मतलब आफत को अपने साथ हमेशा के लिए रखना। इतना सुनते ही केजोंग उसको एक स्माइल देता है और बोलता है, बेचारे बच्चे ही तो हैं। दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं केजोंग बोलता है यूफिंग को, मुझे भाई साइड में उतार दे, मुझे यहाँ पर काम है, मैं यहीं से चला जाऊँगा घर पे। केजोंग यूफिंग की गाड़ी से उतर जाता है और बोलता है, हम लोग जल्दी मिलेंगे। केजोंग गाड़ी से उतरने के बाद एक बहुत बड़ा पोस्टर देखता है और कुछ सोचने लगता है। एक्चुअली इस पोस्टर पे जो एक्ट्रेस होती है वो यूफिंग की गर्लफ्रेंड और केजोंग की बेस्ट फ्रेंड होती है। दूसरे सीन में हमें यांग दुओ को दिखाया जाता है जो कि इंटीरियर हाउस के बाहर से गुजर रही होती है, तो वो कोशिश करती है कि इंटीरियर हाउस के अंदर जाके देखे कि वहाँ की डेकोरेशन कैसी है। यांग दुओ अंदर आ जाती है और बहुत अच्छे से हर चीज़ को छू छू के फील कर रही होती है। पीछे से केजोंग आ जाता है और बोलता है, अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी तो मैं इसको पैक करने के लिए बोल दूँ आपके लिए। इतना सुनते ही यांग दुओ हड़बड़ा जाती है और पीछे मुड़ के देखती है तो केजोंग वहाँ पर खड़ा होता है। वो यहाँ पर यांग दुओ से एक हेल्प मांगता है, बोलता है, ये बेड मैंने डिज़ाइन किया है, क्या आप मेरी एक हेल्प कर सकती हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे कस्टमर को ये बेड पसंद आएगा कि नहीं, तो क्या आप इसको टेस्ट करके बता सकती हैं। यांग दुओ भी उसकी बात पे हामी भरती है और वो बेड टेस्ट करने के लिए वहीं पर केजोंग के बगल में लेट जाती है। केजोंग फिर यांग दुओ से उसका फीडबैक भी लेता है बेड के रिलेटेड। वहीं दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि यांगुओ अपनी फ्रेंड के साथ वापस आ रही होती है स्कूटी पे और बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तो यहाँ पर यांगुओ से पूछती है, तू इतना ज़्यादा रो क्यों रही है। तो यहाँ पर यांगुओ से बताती है कि मेरी जॉब चली गई है। यहाँ पर तोतो को लगता है कि यांगुओ की जॉब उसकी वजह से गई है, उस इंसिडेंट की वजह से गई है। तो यहाँ पर यांगुओ को वो बोलती है कि मैं कल ओनर से बात करूँगी, वो तुझे जॉब से नहीं निकालेंगे। पर यांगुओ तोतो को बोलती है, तेरी वजह से मेरी जॉब नहीं गई है, उस कस्टमर ने मेरी कंप्लेन कर दी थी और उसने मेरे को रिमार्क भी अच्छे नहीं दिए। पर लेने के बाद तोतो वो सारे कमेंट्स पढ़ने लगती है जो कि यूफिंग ने यांगुओ के लिए लिखे होते हैं। सारे कमेंट्स सुनने के बाद यांगुओ और जोर जोर से रोने लगती है। यहाँ पर तोतो उसे बोलती है, तू कैसी लड़की है, जिसका ब्रेकअप हुआ तब भी तू इतना नहीं रोई थी, बल्कि तेरी जॉब चली गई तू और ज़्यादा रो रही है। यहाँ पर यांगुओ तोतो को बोलती है, मेरी जॉब चली गई है, अगर मेरी बहन को पता चलेगा तो वो मुझे मार डालेगी। यहाँ पर तोतो यांगुओ को चुप कराती है और बोलती है, आज रात हम घर नहीं जाएंगे, आज रात हम क्लब जाएंगे। इतना सुनते ही यांगुओ और जोर जोर से रोने लगती है, कहती है, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मैं क्लब कैसे जा सकती हूँ। यहाँ पर तोतो उसे बोलती है, आज फ्राइडे नाइट्स है, आज फ्री में दारू मिलेगी।
अगले सीन में हमें इन दोनों को क्लब के बाहर दिखाया जाता है। यहाँ पर तोतो यांगुओ को बहुत ज़्यादा समझा रही होती है और उसे कंसोल कर रही होती है। जब तोतो यांगुओ को समझा ही रही होती है तो ये दोनों नोटिस करती हैं कि यांगुओ का एक्स बॉयफ्रेंड भी अपनी न्यू गर्लफ्रेंड को लेके वहीं पहुंचा होता है। तोतो को उसके बॉयफ्रेंड को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है मैं इसे मारने जा रही हूँ, जिसे यांगुओ रोक लेती है और बोलती है अब वो मेरा एक्स हो गया है। और यांगुओ तोतो को ये भी बताती है देख उसने अभी भी मेरा स्वेटर पहन रखा है जो मैंने अपने हाथों से बनाया था। पर यांगुओ बोलती है हम दोनों के बीच में जो भी था वो बहुत ज़्यादा प्योर था। दूसरे सीन में दिखाते हैं यांगुओ के एक्स बॉयफ्रेंड की न्यू गर्लफ्रेंड बोलती है बेबी तुमने आज कैसी ड्रेसिंग कर रखी है। उसकी न्यू गर्लफ्रेंड उसको ऊपर वाला स्वेटर उतारने के लिए बोलती है। वो स्वेटर वहाँ पर उतार देता है और वहीं सड़क पे फेंक देता है, जिसे देखकर यांगुओ को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो इमोशनल हो जाती है। यहाँ पर वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को रोकते हुए बोलती है मैंने बहुत मेहनत से तुम्हारे लिए ये स्वेटर बनाया था। यहाँ पर उसकी न्यू गर्लफ्रेंड पूछती है ये कौन है, तो यहाँ पर वो उसको फ्रेंड बोल के इंट्रोड्यूस कराता है। यहाँ पर यांगुओ उसे बहुत ज़्यादा सुनाती है और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। यांगुओ अपने एक्स बॉयफ्रेंड को सुना ही रही होती है, तब वहाँ पर खड़ा हुआ केजोंग भी उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। यांगुओ अपने एक्स बॉयफ्रेंड को बहुत सारा सुनाने के बाद अपना स्वेटर कलेक्ट करने पहुँच जाती है और वहाँ पर बैठ के बहुत ज़्यादा रोकती है, जहाँ पर तोतो उसे संभालती है। इसी मोड़ पे हमारे इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाती है। आपको ये पार्ट कैसा लगा, आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। थैंक यू।